ट्रांसफॉर्म ट्वाइलाइट ईयर 3 वॉल्यूम 2 एक ऐसी वॉल्यूम जिसमें सरफेस पर इमोशंस और रोमांस दिख रहे हैं पर अंदर छिपा हुआ एक मास्टरमाइंड का गेम। पिछले वीडियो में मैंने जानबूझकर कुछ सीन्स को स्किप किए थे क्योंकि उनके पीछे की कहानी सिंपल नहीं है। आज हम इसी पर फोकस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एनोगोजी के फ्लावर सीन के पीछे की सच्चाई, के डाउट्स जो शायद उसके खुद के रिलेशनशिप को रीडिफाइन कर दें और इचिनोजे के स्ट्रगल्स जो शायद एक और साइलेंट स्टॉर्म का सिग्नल दे रहे हैं। और बिलीव मी, ये सब समझने के बाद तुम शायद प्लाज्मा ऑफ द लाइट को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वॉल्यूम के मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट की, और मुझे पता है तुम सब इसके लिए उतना ही क्यूरियस हो जितना मैं था। एनकोजी खुद एडमिट करता है कि शायद वो किसी से प्यार करने लगा है और वो और कोई नहीं हियोरी शिना है। देखने में ये एक एपिक रोमांटिक मोमेंट लगता है, राइट? हियोरी के फैंस तो शायद इस सीन पे पागल हो रहे होंगे, लेकिन अब जरा थोड़ा ध्यान से सुनो क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ वो इस सीन को कम्प्लीटली अलग पर्सपेक्टिव में रख देता है। पहली बात, क्या हम एनोगोजी की बातों पर सच में भरोसा कर सकते हैं? मेरा जवाब है शायद हाँ, शायद ना। और मैं ये बस रैंडमली नहीं कह रहा हूँ। सोचो, जिस इंसान ने इस सीरीज के शुरुआत में फर्स्ट ईयर वॉल्यूम 1 में हमें एज अ नरेटर खुद ये बिलीव कराया कि वो एक सिंपल नॉर्मल लड़का है जो बस हाई स्कूल अटेंड करने आया है, और बाद में पता चला कि असल में वो एक वाइट रूम का प्रोडक्ट है, एक मास्टरमाइंड जो अपने इमोशंस को मास्क करता है। क्या वो अब फिर से वही नहीं कर रहा? क्या ये प्यार का कन्फेशन भी एक मास्क हो सकता है? देखो, कहने को और पढ़ने के बाद यही लगता है कि एनकोजी ने फीलिंग्स इमोशंस डेवलप कर लिए। उसकी बातों में शायद सच्चाई भी नज़र आ रही है, पर इतने सडनली किसी के लिए फीलिंग्स और इमोशंस आ जाना, जबकि लास्ट वॉल्यूम में वो जानबूझकर उससे मिलना अवॉइड कर रहा था, थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता? देखो, हो सकता है मैं कम्प्लीटली गलत हूँ, लेकिन ज़रा याद करो, इसी वॉल्यूम के फर्स्ट चैप्टर में एनकोजी योशिदा से बात कर रहा था। उसने खुद कहा, मुझे तुमसे जलन होती है, तुम ये सब फीलिंग्स, इमोशंस, लव इंटरेस्ट को इजीली समझ सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि प्यार में पढ़ना क्या होता है, किसी से प्यार करना क्या होता है, किसी का तुमसे नफरत करना कैसा फील होता है। मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं आई है। अब ये पढ़ने के बाद तुम अभी भी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि एनकोजी हियोरी के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका है? पहला चैप्टर देखा जाए तो एक रैंडम कन्वर्सेशन लगता है, पर उसी में छिपी हुई है ये हिंट्स जो बाद के चैप्टर्स को जस्टिफाई करते हैं। और एक और लॉजिकल रीज़न ये है, इचिनोजे की क्लास इस एग्ज़ाम में फर्स्ट प्लेस पर कैसे आई? क्योंकि एनकोजी ने हियोरी को जो फ्लावर दिया वो स्कूल के रूल्स के हिसाब से इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर माना गया और उसके वजह से रिवेन की क्लास को पेनल्टी लगी। इचिनोजे की क्लास जीत गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि एनकोजी ने ये जानबूझकर किया ताकि रिवेन की क्लास को नुकसान हो और इचिनोजे की क्लास फर्स्ट प्लेस पर आ जाए? इवन इसी सीन को और इस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए एक और रीज़न है। देखो, ये स्पॉइलर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये सच हो गया तो एनकोजी का फीलिंग्स डेवलप हो गए वाला जो सीन है वो एक प्रॉपर कैलकुलेटेड सेटअप हो सकता है। और वो स्पॉइलर क्या है? एक छोटा सा कन्वर्सेशन जो शायद होशिनोमिया सेंसे के साथ हुआ है या हाशिमोतो के साथ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये शायद होशिनोमिया सेंसे के साथ ही हुआ है। वो बोलती है, I never expected you to use such a strategy, exploiting improper relationships between boys and girls to violate discipline and deduct points from Duan's class, especially when our class was designed to rank last. और एनकोजी का जवाब एकदम काम टोन में, It's a legitimate tactic, isn't it? मतलब सोचो, एक सिंपल फ्लावर गिफ्ट जो हमें एक रोमांटिक जेस्चर लग रहा था वो एक्चुअली में एक साइलेंट वेपन था। रिजल्ट क्या हुआ? यूरी, जो रिवेन की सबसे लॉयल और ट्रस्टवर्दी मेंबर थी, एक क्लास ट्रेटर के लेवल के साथ स्पॉटलाइट में आ गए। और सिर्फ ट्रेटर नहीं, अब वो बाहर के अटैक्स का भी टारगेट बन गई है। और गेस करो कौन सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करेगा? इचिनोजे होनामी। एनकोजी का एक मूव और सडनली यूरी एक चीज़ पे बन गई जिसको सैक्रिफाइस किया जा सकता है। और स्पॉइलर यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं। फ्यूचर के स्पेशल एग्जाम में क्या होगा ये भी हमें बताया गया है। हियोरी खुद वॉलंटरली पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेगी और स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगी। समझे क्या हुआ? रिवेन की क्लास डायरेक्टली अपने एक स्ट्रॉन्ग मेंबर को खो देगी, वो मेंबर जो रिवेन का राइट हैंड थी, जिस पर वो खुद ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था। अब इमेजिन करो रिवेन की सिचुएशन, उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा, उसकी क्लास वीक हो गई है और मजबूरन उसे होरिकिता क्लास के साथ अलायंस करना पड़ेगा और वहीं से एक नया फैक्शन वॉर शुरू हो जाएगा। तो अगर ये स्पॉइलर सच है तो एनकोजी का फीलिंग्स डेवलप हो गए वाला सीन एक मास्टरमाइंड सेटअप
है, एक ट्रैप जिससे पूरी गेम का बैलेंस शिफ्ट कर दिया जाए। एक फ्लावर गिफ्ट जो सरफेस पे एक इमोशनल मोमेंट लगता है, लेकिन असल में एक वेपन है जो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और अगर आयनोकोजी सच में फ्यूचर में हियोरी को कॉन्फ्रंट करने वाला है तो सोच के देखो, उसने सिर्फ हाशिमोतो या होशिनोमिया सेंसे या पूरे स्कूल को नहीं, बल्कि हम रीडर्स को भी एक इतना बड़ा गंदा झूठ दिखाया है। मतलब जिस कैरेक्टर पर हम इमोशनल कनेक्ट कर रहे थे वो शायद एक केयरफुली प्लान मास्क निकले। और अगर हम इचिनोजे वाले सीन को भी इस चेन के साथ जोड़ते हैं तो एक और शॉकिंग लेयर खुलती है। इचिनोजे के साथ आयनोकोजी का सीन, जहाँ इचिनोजे कैजुअली उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन आयनोकोजी के दिमाग में हियोरी होती है। इचिनोजे नोटिस करती है और सॉफ्टली उससे पूछती है, आर यू थिंकिंग अबाउट समवन एल्स? आयनोकोजी बस कामली कहता है, व्हाट मेक्स यू से दैट? और इचिनोजे एक फ्रेंड स्माइल के साथ कहती है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, इट्स ओके। और नरेशन में एक लाइन लिखी है, शी वॉज ऑलरेडी गुड एट रीडिंग पीपल बट सिंस दैट प्रॉमिस नाइट शी हैड गॉन अप अनदर लेवल। ये आयनोकोजी कह रहा है। अब मुझे लगता है ये भी एक डिलिबरेट प्लान है। आयनोकोजी चाहता है कि इचिनोजे उसके इमोशंस नोटिस करे, उसके दिमाग में हियोरी का नाम बैठ जाए। मतलब हियोरी एक इमोशनल पॉइंट बन चुकी है जो फ्यूचर में इजीली सेक्रीफाइस हो सकती है। इसलिए मैं अभी भी नहीं मान सकता कि आयनोकोजी के फीलिंग्स जेन्युइन है जब तक नए अपडेट्स नहीं मिलते हैं। मुझे ये फ्लावर, ये रोमांटिक जेस्चर नहीं लगता, ये एक साइलेंट वॉर की शुरुआत लग रहा है। तुम क्या सोचते हो, ये फ्लावर सिर्फ रोमांस है या एक मास्टरमाइंड का ट्रैप जो फ्यूचर में पूरी स्टोरी बदल देगा? और अब बात करते हैं एक और सरप्राइजिंग पॉइंट की, कि जो शुरू में एक सिंपल इमोशनल और थोड़ी इनसिक्योर लड़की लगती थी, उसने आयनोकोजी का प्लान इतने प्रिसाइसली कैसे समझ लिया। सोचो, वो कैजुअली होइकिता कह रही है कि आयनोकोजी का मेन प्लान शुरू से इचिनोजे को एक्सपेल करना था, लेकिन कुछ हुआ जिससे उसे अपने प्लान को इम्प्रोवाइज करना पड़ा। इस मोमेंट के लिए मैं के को जेन्युइनली प्रेज करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मास्टरमाइंड के प्लान को इतना डीपली रीड करना इजी नहीं होता। पर क्या ऐसा हो सकता है कि के ने ये प्रेडिक्ट खुद से नहीं किया, बल्कि आयनोकोजी ने खुद उसे इनडायरेक्टली हिंट्स दिए? आखिर क्यों? शायद इसलिए कि वो चाहता है कि ग्रेजुअली उसके सोचने के पैटर्न को समझे और उसका एक इमोशनल कॉन्फिडेंट बन जाए। और एक रीज़न और भी है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। लास्ट वॉल्यूम में भी के ने हिंट दिया था। उसने कहा था कि शायद आयनोकोजी ने इचिनोजे को उन स्टूडेंट्स के नाम सजेस्ट किए होंगे जो हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले थे स्पेशल एग्जाम में, क्योंकि उसने खुद आयनोकोजी को इचिनोजे के साथ देखा था। और उसने एक और चीज़ नोटिस की, सेकेंड ईयर के लास्ट स्पेशल एग्जाम के बाद इचिनोजे काफ़ी डिप्रेस थी, पर अब वो ऑलमोस्ट नॉर्मल बिहेव कर रही। शायद यही सिर्फ देख कर के दिमाग में एक पैटर्न बन गया और वो एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन पर पहुंच गई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि के स्मार्ट नहीं है। इनफैक्ट उसने बार बार प्रूव किया है कि वो लोगों को रीड करने में काफ़ी अच्छी है, स्पेशली आयनोकोजी को जब से उसका रिलेशनशिप उसके साथ शुरू हुआ है। लेकिन एक मास्टरमाइंड का लॉन्ग टर्म प्लान इतने प्रिसाइसली समझ पाना बिना किसी हिंट के थोड़ा मुश्किल लगता है। और लॉजिकली हम लोग अभी भी नहीं जानते कि आयनोकोजी का रियल प्लान क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो चारों क्लासेस के बीच बैलेंस मेंटेन करना चाहता है ताकि सबके पास ए क्लास बनने का इक्वल चांस हो। लेकिन मेन प्लान क्या है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। और यही मिस्ट्री आने वाले वॉल्यूम्स के लिए हाइप और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, यही उसका मेन प्लान है कि चारों क्लासेस में बैलेंस बना रहे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मेन प्लान अभी भी कुछ और है। तुम्हारा क्या राय है, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं इचिनोजे की शॉर्ट स्टोरी के बारे में। इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने के बाद एक चीज़ मुझे थोड़ा बॉदर कर रही है। हाँ, इचिनोजे का रोमांस एंगल अपनी जगह और आयनोकोजी के साथ उसके मोमेंट्स जेन्युइनली स्वीट लगते हैं, लेकिन कहीं फिर से उसका कैरेक्टर लिमिटेड स्क्रीन टाइम में ना सीमित जाए। सेकेंड ईयर के हाफ पोर्शन में क्या हुआ था सबको याद ही होगा। उसे स्क्रीन टाइम उतना मिला नहीं और उसे स्क्रीन टाइम मिला वॉल्यूम 9 के बाद। इचिनोजे कैरेक्टर का मेजर फोकस बस उसके ब्रेकडाउन, इमेज इश्यूज और प्रॉमिस नाइट तक रेस्ट्रिक्टेड हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ हमें पता है, टर्निंग पॉइंट आया है, पर उसका लीडरशिप या स्ट्रेटेजिक स्टाइल पूरी तरह फ्रंट सीट पे नहीं आया है। और अब जब थर्ड ईयर में हमने फाइनली देखा है कि इचिनोजे का कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है, चाहे की को कन्फ्रंट करना हो या इचिका को हैंडल करना हो, तब एक शॉर्ट स्टोरी में फिर से उसका इमोशनल रोमांटिक साइड दिखाना थोड़ा रिस्की फील हो रहा है। अगर किनुगासा सेंसे ने इसको बैलेंस नहीं किया तो हो सकता है कि इचिनोजे का कैरेक्टर फिर से ओवरशैडो हो जाए, जैसे सेकेंड ईयर के मिड में हुआ था। और ऑनेस्टली अब जब आयनोकोजी का क्रिएट किया हुआ सिनेरियो जिसमें हियोरी एक क्लियर टारगेट बन सकती है डायरेक्टली इचिनोजे को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसके कैरेक्टर को साइडलाइन करना एक बिग मिस होगा।
अब बात करते हैं इस वॉल्यूम की सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है, एक नया मोनोलॉग, और वो भी सुबासा नानासे का, और फिर एक सीक्रेट मीटिंग शिराइशी के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होता है, शिराइशी एनएचएस में रैंडमली नहीं आई है, वो किसी के कहने पर भेजी गई थी। किसके कहने पर अभी ये मिस्ट्री है, पर एक बात कंफर्म लगता है कि शिराइशी और सुबासा एक दूसरे के साथ है शायद। सुबासा जिस टोन में उससे बात कर रही थी उसमें एक अजीब कॉन्फिडेंस था, जैसे दोनों ऑलरेडी एक ही मिशन पे हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, शिराइशी अकेली नहीं है, हो सकता है स्कूल के अंदर और भी स्टूडेंट्स छिपे हो जो एक ही पर्पस के लिए आए हो और जिन्हें आइनोकोजी खुद भी नहीं जानता है, लेकिन वो एक दूसरे को जानते हैं। और इसी वजह से सुबासा चाहती है कि शिराइशी उनके नाम रिवील करे ताकि वो आइनोकोजी को सपोर्ट कर सके। इसका मतलब अब स्टोरी में नए फैक्शंस बन रहे हैं और सब एक ही चीज़ के अराउंड घूम रहा है, और वो है क्योता का आइनोकोजी। कौन उसे कंट्रोल करेगा, कौन उसे बचाएगा, और कौन उसे तोड़ने वाला है। सुबासा का रोल क्लियरली क्रूशियल है। वो आइनोकोजी को किसी बड़े खतरे से बचा रही है या फिर अपनी तरफ खींच रही है, यह भी अनक्लियर है। पर जितने नए कैरेक्टर्स और हिडन मिशंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कहीं ये एक नया छिपा हुआ गेम स्टार्ट ना कर दे जहाँ पे आइनोकोजी पहली बार खुद टारगेट बनने वाला हो। तो ये थे कुछ मेजर डाउट्स और थ्योरीज जो ईयर 3 वॉल्यूम 2 के आसपास घूम रही है। एक सिंपल फ्लावर जो रोमांस लगता है शायद एक मास्टरमाइंड का वेपन हो, के एक शार्प इंस्टीट्यूशन, इचिनोसे के इवॉल्विंग स्टॉर्म और शिराइशी सुबासा का हिडन मिशन। क्या ये एक साइलेंट वॉर की शुरुआत है? और याद रखो, जब इस वॉल्यूम का फुल ट्रांसलेशन आएगा मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा, एक एक लाइन को डिसेक्ट करके, जैसे मैंने ईयर 3 वॉल्यूम 1 में किया था। और अगर कोई और क्लू, कोई और छिपा रेफरेंस मिला तो एक और डिटेल ब्रेकडाउन लाऊंगा। अब बारी तुम्हारी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दो। तुम्हारे थ्योरीज, तुम्हारे डाउट्स, सब कुछ मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि क्लासरूम ऑफ द एलाइट में इमोशंस कभी सिंपल नहीं होते और मास्टरमाइंड कभी सीधे नहीं खेलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।